गुड मॉर्निंग दोस्तों। विविध प्राचीन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाया, तो राष्ट्रकूट से संबंधित है। महाबलीपुरम पल्लव से संबंधित है। खजुराहो चंदेलों से संबंधित है। एलिफेंटा गुफाएं मौर्यकाल, यह गलत है, डी गलत है। एलिफेंटा यानी कि बम्बई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व स्थित द्वीप के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। यहाँ से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म यानी कि मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 8वीं सदी ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। शेष युग्म सही सुमेलित है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। अन्य विकल्पों का कालक्रम है। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना 180 ईसा पूर्व विक्रम संवत का आरंभ, 57 ईसा पूर्व खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख की लिपि, प्रथम लिपि शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस नरेश को कविराज कहा गया है? तो कोई भी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। भोज परमार और समुद्रगुप्त दोनों को कविराज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। पंच सिद्धांतिका काव्य मीमांसा विशुद्धि कादम्बरी, तो इसका सही सुमेलन है डी। पंच सिद्धांतिका बराह मिहिर से संबंधित है। काव्य मीमांसा राजशेखर से संबंधित है। विशुद्धि मग बुद्धघोष से संबंधित है और कादम्बरी बाणभट्ट से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला और एक क्वेश्चन है सुमेलन करने के लिए। तो बिल्लढ़ पद्मगुप्त श्रीहर्ष और वाकपति, तो इसका सही आंसर है, देख लीजिए, बिल्लढ़ चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ, पद्मगुप्त परमार नरेश सिंधुराज, श्रीहर्ष गढ़वाल नरेश जयचंद, वाकपति कन्नौज नरेश यशोवर्मा है। तो इसका अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस शब्द में जाति की सीमाओं के बाहर के लोगों का कोई निवास स्थान निहित है? तो वो है चेरी, ये सही है। चेरी शब्द में जाति की सीमाओं के बाहर के लोगों का स्थान रहता है, जिसमें वे अपना स्वच्छंद जीवन यापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है? तो पंच सिद्धांतिका है। पंच सिद्धांतिका भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री एवं ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर का ग्रंथ है, जिसकी रचना विक्रमादित्य के काल में हुई थी। यह ग्रंथ खगोल शास्त्र पर आधारित है, जिसमें 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें ग्रह और नक्षत्रों के साथ समय और स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही इसमें त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 8। वाकपति मुंज एवं सिंधु राज्य के दरबारी कवि पद्मगुप्त रचनाकार थे। तो नवशाह शांक चरित के। वाकपति मुंज एवं सिंधु राज्य के दरबारी कवि पद्मगुप्त नवशाह शांक चरित के रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 9। सूची फर्स्ट को सेकेंड से सुमेलित करना है। तो आइए एक ही बार सुमेलन देखते हैं। गिरनार शिलालेख रुद्रदामन फर्स्ट, नासिक शिलालेख पुलमावी, इलाहाबाद स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही आंसर है विक्रमांक देव चरित का लेखक कौन है? बिल्हड़ हैं। विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ की कृति है। इसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्रबोध चंद्रोदय की रचना हुई थी। तो सातवाहन शासकों के राज्यकाल में
कि चंदेल शासकों के राज्यकाल में, प्रतिहार शासकों के राज्यकाल में या गुप्त शासकों के राज्यकाल में? तो इसका सही आंसर है ए, चंदेल शासकों के राज्यकाल में। प्रबोध चंद्रोदय एक संस्कृत नाटक है। इसके रचयिता कृष्ण मिश्र हैं। इसकी रचना चंदेल शासकों के राज्यकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर दरबारी कवि थे? तो वो है महेंद्र पाल फर्स्ट के। राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंशीय राजा महेंद्र पाल प्रथम तथा उसके पुत्र महिपाल के दरबारी कवि थे। राजशेखर की रचनाएं बाल रामायण, विद्वशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा है। क्वेश्चन नंबर 13, मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण अधोलिखित किस स्थान के गुहालेख से प्राप्त होता है? तो रामगढ़ से। मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण रामगढ़ गुहालेख में प्राप्त हुआ है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी का यह गुहालेख छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के रामगढ़ पर्वत के जोगीमारा में मिला है, जो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में है। इस गुहालेख में सुतनका नामक देवदासी एवं देवदीन नामक पुरुदक्ष के प्रेम का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्लड़ कृत राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्लड़ ने राजा जय सिंह 1127 से 1159 ईस्वी के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित दो विद्वानों जोनराज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्लड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया था। तो कल्लड़ की राजतरंगिणी पुस्तक है और इसे आगे जोनराज और शिष्य श्रीवर ने भी बढ़ाया था, इसे वो भी लिखे हैं आगे चल के। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है, तो सही आंसर है इसका बी। तो आइए देखते हैं नवशाह शांक चरित। तो नवशाह शांक चरित का लेखक है पद्मगुप्त। गौंडवहो वाकपतिराज, राजतरंगिणी कल्लड़, विक्रमांक देव चरित बिल्हड़। तो आइए देखते हैं इसे सही नवशाह शांक चरित पद्मगुप्त द्वारा है। गौंडवहो वाकपति, राजतरंगिणी कल्लड़, विक्रमांक देव चरित बिल्हड़। द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार जोनराज हैं। जोनराज 15वीं सदी के एक कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृति कवि थे। उन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी, जबकि कल्लड़ राजतरंगिणी के लेखक थे। इनके समकालीन कश्मीर का शासक जय सिंह था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है? तो नेचुरल हिस्टोरी का ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है। यह प्रथम शताब्दी ईस्वी की रचना है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18, श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? तो शाक्त धर्म में। श्री चक्र का संबंध शाक्य संप्रदाय से है। श्री चक्र का प्रतीकवाद संख्या 3 और 9 से प्रमुखता से संबंध है। यंत्र में 4 पुरुष यानी मेल त्रिकोण और 5 स्त्री फीमेल त्रिकोण परस्पर छेदन रूप में होते हैं। तंत्रिका विशेष रूप से भी चक्र की पूजा करते हैं। उनके अनुसार जब शक्ति के 5 रूप और शिव के 4 रूप मिलकर एक हो जाते हैं तब श्री चक्र का उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 19, सुप्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना निम्न में से किसने की? तो इसमें सही आंसर नहीं दिया है। सुप्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना न्यायचंद्र सूरी ने की थी। भारतीय नाटकों के इतिहास में इस नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है। यह नाटक कर्पूर मंजरी के प्रतिरूप पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है? तो जयपुर के वैरोट में। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर जयपुर के वैरोट में मिला है। जयपुर की स्थापना अजमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी।
यह शहर 3 ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यहाँ का जल महल, हवा महल, आमेर का किला, नगरगढ़ का किला, जंतर मंतर राजपूतों द्वारा निर्मित वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं। गोविंद जी देव मंदिर जयपुर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? पतंजलि हैं। योग सूत्र का शाब्दिक अर्थ है मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। योग दर्शन का प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जिनका ग्रंथ योग सूत्र इस दर्शन का मूल है। क्वेश्चन नंबर 22, पुस्तक दी वंडर दैट वाज इंडिया के रचयिता हैं? तो वो हैं A.L. वैशम। दी वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक के रचयिता A.L. वैशम हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन महिला अलवार संत थी? अंडाल। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते थे। अंडाल महिला अलवार संत थी। इनकी संख्या 12 है। अलवार तमिल एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। उनके पदों का संग्रह दिल प्रबंध है। दिल प्रबंध कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? तो अंडाल। क्वेश्चन नंबर 25, तिरुवासगम का लेखक डैश था? तो वो है नैनार थे। तिरुवासगम मणिक वसागर द्वारा रचित तमिल भजनों की एक श्रृंखला है। मणिक वसागर नैनार संत थे। नैनार शैव धर्म को मानने वाले लोग थे। निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में किसने प्रारंभ किया? अरबों ने। भारत में कागज का प्रचलन अरबों द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत में कागज की प्राचीनतम पांडुलिपि 1223 से 24 ईस्वी की है, जो गुजरात से मिली है। क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट को सेकेंड से सुमेलित कीजिए। चरक बराहमिहिर, भास्कराचार्य, विशाखदत्त। सही आंसर है चरक चिकित्सा से संबंधित है, बराहमिहिर ज्योतिष से संबंधित है, भास्कराचार्य गणित से संबंधित है और विशाखदत्त नाटक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्होंने पाई का मान ज्ञात करते समय दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी। पिंगल ने छंद सूत्रम की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 29, बराहमिहिर विशाखदत्त शूद्रक बिल्लड़। तो बराहमिहिर बृहत् संहिता शूद्रक मृच्छकटिकम बिल्लड़ विक्रमांक देव चरित विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम से संबंधित हैं। बी आंसर सही है। तो आइए देखते हैं। गुप्त युगीन व्याख्यात ज्योतिषाचार्य बराहमिहिर की सर्वप्रमुख रचना बृहत् संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाखदत्त द्वारा लिखित है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है तथा विक्रमांक देव चरित बिल्लड़ की कृति है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो छत्तीसगढ़ से। मल्हार यानी छत्तीसगढ़ कला की महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। यहाँ से 1960 ईस्वी में खोजा गया एक चतुर्भुज विष्णु मूर्ति, जो ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत शिलालेख 200 ईसा पूर्व का माना जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से चयन बोर्ड द्वारा प्रारंभ में उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर ए माना जा गया है, जो सही नहीं है। यानी इसका सही आंसर पहला ही बी है। किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबुक, फूरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इब्न खुरदादव। अरबी विद्वान इब्न खुरदादव ने क्षत्रियों के 2 वर्गों का उल्लेख किया है, सबुक फूरिया तथा कतरिया।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गुप्तोत्तर युग की एक महत्वपूर्ण घटना पूतों का अभ्युदय है। राजपूत शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में किया है। ह्वेन सांग तथा इब्न खुरदादव ने कृषि को शूद्रों का व्यवसाय बताया है। एक वर्ग के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में, जबकि एक जाति के रूप में सर्वप्रथम ओशनम स्मृति में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत ने लिखा। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि थे। भरत मुनि का काल 400 ईसा पूर्व के निकट माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संस्कृत के महान कवि हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य उनकी महान रचना है। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। भवभूति द्वारा रचित 3 नाटक हैं, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम तथा मालती माधवम। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन है? भरत। मिताक्षरा का रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दाय भाग जीमूतवाहन कृत एक प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसके मत का प्रचार बंगाल में है। मिताक्षरा एवं दाय भाग में स्त्री को मृत पति की संपत्ति का पूर्ण उत्तराधिकारी घोषित किया गया। मिताक्षरा में संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि पिता के जीवन काल में ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। जीमूतवाहन ने दाय भाग में लिखा है कि पिता के मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार प्राप्त है, जो कि आज भी मान्य है। क्वेश्चन नंबर 35 है। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है उसके जन्म लेते ही। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं है? तो कुल्लुक भट्ट है। कुल्लुक भट्ट याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार नहीं है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर एवं आचार्य अपरार्क आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कुल्लुक भट्ट मनुस्मृति के भाष्यकार हैं। मनुस्मृति के अन्य भाष्यकार मेधातिथि, गोविंदराज और भारूची हैं। मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर युग में शुंग वंश काल में हुई थी। स्मृतियाँ हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ हैं। ये पद्य में लिखी गई हैं, परंतु विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन काल में बंधुआश्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द थे वेति, शुल्क, विष्टि। तो सही आंसर है बी, 1 और 4, वेति और विष्टि। चोल काल में बेगार को वेठी या बेत्ती कहते थे। यह प्रायः सार्वजनिक कार्यों के लिए लिया जाता था। विष्टि मौर्य काल में निःशुल्क श्रम एवं बेगार को विष्टि कहते थे, जबकि शुल्क प्राचीन काल में राजा को दिया जाने वाला कर एवं सौंदर्य या तकाबी कृषकों को दिया जाने वाला ऋण था। तकाबी मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिया जाता था, अतः सही उत्तर विकल्प बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रागज्योतिष प्राचीन नाम था असम का। महाभारत में असम को मल्लेच्छों एवं असुरों की भूमि अथवा अनार्य देश के रूप में वर्णित किया गया है।
महाभारत काल में इस प्रदेश का उल्लेख प्रागज्योतिष के नाम से किया गया है। पुराणों में इसका उल्लेख कामरूप नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रागज्योतिष पूर्व नाम था प्राचीन असम का। क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य का प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर है? असम का। गोपुरम कहाँ का के मंदिरों की विशेषता है? तमिलनाडु की। द्रविड़ वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में विकसित हुई। द्रविड़ शैली के मंदिर आयताकार तथा शिखर पिरामिड के आकार का होता है। गर्भगृह के चारों ओर वर्गाकार छत से ढका हुआ बड़ा होता है, जिसे दक्षिणापथ कहते हैं। बाद में इन मंदिरों के साथ अनेक स्तंभ युक्त मंडप, गलियारे, विशाल गोपुरम भी जोड़ दिए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुजरात में अधिकांश मंदिर सोलंकी राजाओं के काल में बने हैं। वेसर शैली से संबंध मंदिरों का निर्माण विंध्य और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में हुआ। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान है। पांड्य द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता गोपुरम है। पल्लव द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता मंडपम है। क्वेश्चन नंबर 42, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पदों का विशेष ज्ञान होता है? तो संस्कृति काल मापन का ज्ञान। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि क्षैतिज खुदाई से किसी संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का पता चलता है। वस्तुतः लंबवत एवं क्षैतिज खुदाई एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि इससे किसी संस्कृति का क्षेत्र विस्तार एवं कालक्रम दोनों ही का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, काकनादबोट महाविहार कहाँ स्थित है? तो यह सांची में। सांची का प्राचीन नाम काकनादबोट था। यह मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल के समीप स्थित है। सांची विश्व भर में बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। काकनादबोट सांची महाविहार का निर्माण सांची स्तूप के समीप ही 254 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? नागार्जुन कोंडा द्वारा। दशरथ जातक का शिल्पांकन नागार्जुन कोंडा स्तूप अवशेष में हुआ है। यद्यपि यह जातक संस्कृत महाकाव्य रामायण का बौद्ध संस्करण है, परंतु रामायण में प्रस्तुत किए गए किरदारों के सापेक्ष भिन्न है। इस जातक में राम, लक्ष्मण और सीता को भाई और बहन और दशरथ को वाराणसी का राजा बताया गया। क्वेश्चन नंबर 45, चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? इंतु। चीनी लोग भारत को इंतु नाम से पुकारते थे। इनका उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग एवं फायान ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया। कंबन की रामायण एक क्लासिक साहित्य है। तो तमिल में। कुलोत्तुंग तृतीय चोल के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन था, जिसने तमिल रामायण की रचना की। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: पंप पोन्नरन 10वीं शताब्दी कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पंप ने आदि पुराण, पोन्न ने शांति पुराण तथा रन्न ने अजीत पुराण लिखा। ये सभी जैन तीर्थंकर पर लिखे गए हैं। 11वीं सदी में कंबन, ओटककूटन और पुगलेनिद नामक 3 विद्वान रचनाकार हुए, जिन्हें तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में स्मरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था? केरल में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत के अलवर नदी मलबार तट पर के उत्तरी किनारे पर स्थित कलादी नामक ग्राम में
788 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता शिव गुरु नंबूतिरी ब्राह्मण थे तथा उनकी माता का नाम आर्यम्बा था। क्वेश्चन नंबर 48, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया? तो अद्वैत वेदांत सिद्धांत दिया। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। इनके समय में बौद्धों एवं जैनियों ने प्रभाव में आकर हिंदुत्व तो समाप्त हो रहा था। इसी को रोकने के लिए इन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। उनके दर्शन का अद्वैत से वेदांत के नाम से जाना जाता है, उनके दर्शन को। क्वेश्चन नंबर 49, शंकराचार्य ने कहा पर 4 पीठों की स्थापना की थी? बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका। प्राचीन भारत के दार्शनिकों एवं धर्माचार्यों में शंकराचार्य का नाम अग्रगण्य है, सबसे आगे है। उनका मत अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। अपने कार्यों को मूर्त देने के लिए शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं, उत्तर में ज्योतिर्मठ, बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना कराई। अगला क्वेश्चन नंबर 50, लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो है चार्वाक। मानव जीवन का सबसे प्राचीन दर्शन कदाचित चार्वाक दर्शन है, जिसे फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जिसे लोकायत या लोकायतिक दर्शन भी कहते हैं। लोकायत का शाब्दिक अर्थ है जो मत लोगों के बीच व्याप्त है, जो विचार जन सामान्य में प्रचलित है। लोकायत दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक ऋषि थे। अगला है कथन ए, 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों के उदय के उल्लेख प्राप्त होते हैं। कारण आर, वाणिज्यिक गतिविधि एवं जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो सही आंसर है सी। ए और आर दोनों सत्य है, ए की सही व्याख्या आर करता है। क्वेश्चन नंबर 52, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने। नालंदा अपने ढंग का अद्भुत एवं निराला विश्वविद्यालय था। हर्ष के बाद लगभग 12वीं सदी तक इसकी ख्याति बनी रही। इसकी ख्याति से आकर्षित होकर जावा एवं सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ बनवाया तथा उसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पाल नरेश देवपाल से 5 गांव दान में दिलवाए। 12वीं सदी के अंत में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। यहाँ के भिक्षुओं की हत्या कर दी गई तथा बहुमूल्य पुस्तकालय को जला दिया गया। इस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शिक्षा केंद्र का दुखद अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, कथन ए, 8वीं से 13वीं शताब्दी को कभी कभी अंधकार का युग कहा जाता है। कारण आर, वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय स्थायी स्वरूप प्राप्त करना प्रारंभ किया। तो ये सही है, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, महिला शासिका रुद्रांबा किस राजवंश से संबंधित थी? तो ये भी काकतीय। रुद्रांबा देवी 1262 से 1289 ईस्वी वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। रुद्रमा ने राजा गणपति देव के यहाँ रुद्रम्बा नाम से जन्म लिया। राजा गणपति के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रुद्रमा देवी ने ही शासन किया था। जब रुद्रमा देवी ने शासन संभाला तब उनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, रुद्रमा का विवाह पूर्वी चालुक्य राजकुमार वीरभद्र से हुआ था। रुद्रमा का विवाह पूर्वी चालुक्य राजकुमार वीरभद्र से हुआ था। गणपति वारंगल के काकतीय वंश को सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ।
उसने आंध्र, नेल्लोर, कांची, कर्नूल आदि को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। 1263 ईस्वी में सुंदर पांड्य ने उसे हराकर कांची तथा नेल्लोर को छीन लिया। क्वेश्चन नंबर 55, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? तो वह वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। यहीं पे वीडियो समाप्त हुआ। देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।